Hello friends. So yesterday in last lecture we have discussed that what we will learn in social science, what are the different parts in the social science, what includes in your syllabus and why we are learning that. This why is very important that I have narrated you lastly, right? So here we are starting with chapter number 8. I have already mentioned you that is the part of civics, or we can tell it's polity. So that is very interesting. And why we are starting with this chapter? Because before learning history, we will discuss something here, and then you can relate something there also. So vice versa, it's also can happen. Before we learn history, then we can also start with the civics. But as per my choice and as per interest, I believe that you should start with this chapter because these chapters are important to understand rather than to mug up, right? So here we will try to understand in a detailed manner so you can prepare it very well. So यहाँ पे हम framing of constitution and its features इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे पहला टर्म मैंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको होगा दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट इट इज एनी सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स डिजाइन्ड टू गवर्न अ कंट्रीज रेजिम. रेजिम दैट मींस शासन. कोई भी मतलब रेजिम है. अभी हम करंट रेजिम की बात करें तो हमारे देश में एनडीए की गवर्नमेंट है, राइट? सो दैट इज द करंट रेजिम इन इंडिया. सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड कंट्रीज रेजिम. तो एक सिस्टेमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स. रूल्स का कलेक्शन तो है बट कैसा? सिस्टेमेटिक. हैफेजार्ड मैनर में नहीं कि भाई इधर से उधर से कुछ भी मतलब लिख दिया है, वैसे नहीं. सिस्टेमेटिक, एक सिस्टम से सब कुछ लिखा गया है. वो सिस्टेमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स की जो डिजाइन किए गए हैं इसके लिए टू गवर्न अ कंट्रीज रेजिम. कोई एक कंट्री के रेजिम को गवर्न करने के लिए वैसे सिस्टेमेटिक कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. आपकी बुक में पहले ये डेफिनेशन लिखी है. देन यहां पे उसका है इंपॉर्टेंस. तो व्हाई वी आर लर्निंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा. देन यू विल हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन फर्दर चैप्टर्स. इसके बाद भी चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है, ये सब में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा बिकॉज यू विल लर्न द इंपॉर्टेंस कि हम क्यों सीख रहे हैं. सो लेट अस सी द इंपॉर्टेंस. द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. तो पहले तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. तो अब क्यों है? सो द लॉज ऑफ द कंट्री आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो भी हमारे लॉज बने हैं वो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है. कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हमारे सारे लॉज बने हैं. वैसा नहीं है कि लॉज आर अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक बेस है और जो भी लॉज हमने बनाए हैं वो उस पे ही आधार रखते हैं. देन सब्जेक्ट टू एंड द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज शुड बी सब्जेक्ट टू रेलेवेंट प्रोविजंस. तो जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं या तो फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है वो रेलेवेंट होने चाहिए, मतलब हमारी कंट्री को रेलेवेंट होने चाहिए. द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर टू ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे लॉज है उससे भी सुपीरियर है. मतलब जब लास्ट ओपिनियन लेना होगा कि व्हाट इज द फाइनल थिंग, देन आवर डॉक्यूमेंट इज ओनली वन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. Constitution involves periodically changing requirement of the people's aspirations, expectations, interest as well as emotions which are high. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्वॉल्व होता है और इवॉल्व भी होता रहता है
पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। तो स्टैटिक डॉक्यूमेंट है वैसा हम नहीं बोल सकते, पीरियोडिकली चेंज होता है। कैसे? तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल्स एक्सपेक्टेशन, कि भाई लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक, एस्पिरेशंस की लोगों की जो एस्पिरेशंस है, उन्होंने जो सोचा है, दे वांट टू अचीव समथिंग, तो उसके अकॉर्डिंग, और उनके जो इंटरेस्ट एज वेल एज इमोशंस, देखो यहाँ पे दोनों चीजें लिखी है कि माय इंटरेस्ट, लोगों का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से, और लोगों की सोशल, ट्रेडिशनल, कल्चरल ऐसी जो इमोशंस है उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिकली वो चेंज होता रहेगा। सो दैट्स द रीजन Constitution is known as a live and a basic document. This word is very important. Live and basic document. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, Why Indian Constitution is live and basic document? आपका आंसर एक ही होगा, that Constitution evolves or change periodically as per the requirement of the people's aspirations, expectation, interest as well as emotions. तो ये सारे वर्ड्स आपको यूज करना है एंड वो इसका रीजन होगा। तो वो लाइन जो बुक में दिया है उसको आपको अंडरलाइन करना है, और दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क और दे कैन आस्किंग 2 मार्क्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है दैट व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट। अनदर वर्ड्स अगर हम बोले तो वो भी बोल सकते हैं इट इज डायनेमिक, कि चेंज होता रहेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। सो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको जब समझ में आएगा कि भाई इंपॉर्टेंट क्यों है, नाउ यू विल हैव एन इंटरेस्ट। ये वैसा भी नहीं है हिस्ट्री जैसा कि जब फिक्स हो चुका है तो वही अब फिक्स है, चेंज नहीं आएगा। नो, यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं वो चेंज नहीं होगी, बट कुछ चीजें ऐसी है वो चेंज होती रहेगी। लेट अस सी, हम आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तो आपको वो भी पता चलेगा कि कौन से सेक्शन चेंज हो सकते हैं और कौन से सेक्शन चेंज नहीं हो सकते। नाउ वी विल लुक टू द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ये सब पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम देखेंगे कि उसको फ्रेम करने के लिए प्रोसेस हमने क्या की थी, राइट। सो बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 25th March 1946 handed the duty to the cabinet mission of 3 members to find solution to the question of India's independence। तो जब इंडिया को आजादी मिलने वाली थी तब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने 25 मार्च 1946 को इंडिया को सारी डिटेल्स जो भी मतलब उनके पास था वो सारी चीजें इंडिया को प्रोवाइड की। एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट इंडिपेंडेंस। तो अब हमें खुद को गवर्न करना था, तो खुद को जब गवर्न करना है तो उसके लिए हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। आपके घर में भी आप जी रहे हो, आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड हो, फैमिली इज वन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, राइट। तो वहां पे भी उसके कुछ रूल्स होते हैं कि भाई हमारे घर में ये हो सकता है, हमारे घर में ये नहीं हो सकता। सेम लाइक हमारे देश में ये हो सकता है, हमारे देश में ये नहीं हो सकता। तो दिस रूल्स आर रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन। किसकी रिकमेंडेशन पे? कैबिनेट मिशन की। The Constitution Assembly was constituted and the structure of the Constitution was decided। तो एक असेंबली बनाया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम कुछ लोगों की जरूरत थी हमारे पास, राइट। तो वो लोग मतलब एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसके मेंबर्स थे। लेट अस सी कि वो मेंबर कहां से थे एंड what were the procedure। So here Constitution Assembly comprised 385 members in which various members from the different religion, caste, gender and people from various geographical diversification
political representatives and experts from various sectors were included. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जब हम बात करते हैं तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें लिखा है कि वेरियस कास्ट, रेस, रिलीजियन एंड जेंडर, एंड इसी के साथ दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और डाइवर्सिफिकेशन, राइट। तो ये दोनों को ध्यान में रख के ये असेंबली बनाई गई थी। कहने का मतलब ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत हुई तब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो उसमें डिफरेंट कास्ट के लोग थे, एक ही कास्ट का कोई नहीं था। बिकॉज इंडिया में आपको पता है वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर डिफरेंट कास्ट, different people are living, right, and those are belong from different caste or community. Race, different race के लोग थे, different religion की जिसका धर्म अलग है। हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, हमें पता है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, तो ये सारे लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो वो मिलजुल के एक दूसरे के साथ आज जी रहे हैं, उसके लिए तब सोचा गया था कि भाई रिलीजन, एक ही रिलीजन के लोग बना मिक्स होके बनाएंगे। एक ही रिलीजन के लोग अगर असेंबली में होते तो क्या होता कि भाई उनको दूसरों के रिलीजन में क्या चल रहा है वो शायद उनको नहीं पता होगा, किसी का कल्चर डिफरेंट है तो वो हमें पता नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ आए तो सबको अपने अपने कल्चर का पता था, सबको अपने धर्म के जो नियम होते उनका भी पता था। तो वो सबको ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बने। इसीलिए कास्ट वाले भी लोग थे, डिफरेंट रेसेस के थे, डिफरेंट रिलीजन के थे एंड जेंडर के भी थे। मतलब वैसा नहीं था कि सिर्फ सारे मेल इकट्ठे होके मतलब बना दिया, तो फिर क्या हो जाता कि भाई वो विमेन को शायद बाईपास कर दे, या तो फिर विमेन की इतनी ध्यान नहीं रख सकते, उनको उनका जो है वो इतना ज्यादा पता नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑल द जेंडर्स, सारे जेंडर्स के लोग एक साथ मिलके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और यहाँ पे लिखा है दूसरा टर्म ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। ऐसा क्यों करना था? बिकॉज इंडिया में नॉर्थ साइड का आप क्लाइमेटिक कंडीशन देखो तो डिफरेंट है, साउथ का देखो तो डिफरेंट है, ईस्ट का देखो तो डिफरेंट है, वेस्ट का देखो तो डिफरेंट है। नॉट ओनली क्लाइमेट, हम जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है, उनके वहां जो प्लांटेशन होता है वो डिफरेंट है, माउंटेन्स डिफरेंट रेंजेस के हैं, मॉनसून डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो मान लो कि सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया के लोग की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो तो वो क्या होगा कि नॉर्दर्न की जो सिचुएशन है, नॉर्दर्न की जो लोकालिटी है, नॉर्दर्न का जो कल्चर है उसको ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करेंगे। तो फिर क्या होगा, वेस्ट वालों को मतलब थोड़ा उससे प्रॉब्लम रहेगा, साउथ वालों को रह सकता है, ईस्ट वालों को रह सकता है। सो व्हाट वी हैव डन कि सारे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के लोग वहां पे मौजूद थे, इसलिए पूरे देश को ध्यान में रखा गया था। सो दिस इज व्हाट द रीजन ऑफ दिस, कि क्यों हमने ऐसा किया, क्यों इतने डिफरेंट लोगों को हमने, डाइवर्स लोगों को हमने वहां पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। बिकॉज we can keep in mind the entire country rather than any particular section, right? So कौन कौन लोग थे उसमें? तो एक्सपर्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स दैट मींस जो भी कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसकी भी कोई आइडियोलॉजी है, तो वो लोग वहां पे थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके अलावा क्या है, तो डिफरेंट जो भी डोमेन्स है, डिफरेंट सेक्शन है,
तो उसके एक्सपर्ट वहां पे मौजूद थे कि भाई कोई लॉ के बारे में एक्सपर्ट था, कोई इकोनॉमी के बारे में एक्सपर्ट था, किसी का हिस्ट्री का पार्ट अच्छा था, तो किसी का जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पार्ट मतलब उसमें एक्सपर्ट था। तो वो सारे डोमेन के एक्सपर्ट वहां पे मौजूद थे। Who were there? So यहाँ पे लिखा है कि भाई जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो देखो यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, he was belonging from the Muslim community। श्याम प्रसाद मुखर्जी, एचपी मोदी, एचवी कामनाथ, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बलदेव सिंह एंड विमेन रिप्रेजेंटेटिव सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित were the members of the Constituent Assembly। तो ये सारे लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे। तो यहाँ पे नाम देख के आपको पता चल सकता है डिफरेंट कास्ट से लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन से, रेस से है, जेंडर से है, और कुछ नाम से आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी से भी लोग थे। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लाइन को अंडरलाइन करना है, दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। देन a drafting committee was appointed to draft the constitution under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो अपॉइंट की गई थी किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, मतलब उसमें लिखना होगा कि ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो वो मतलब वहां पे करना होगा। तो उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? वो क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछा जाता है। तो उसका आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और BR अंबेडकर। तो ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो कितनी बार मिली थी? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 166 सेशंस, इतने सेशंस हुए थे, 166 सेशंस, 2 years 11 months and 17 days। तो इतनी बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम किया था। एंड देन मेंबर्स जो है असेंबली में वो वहां पे क्या करते थे? ईच एंड एवरी डिटेल प्रोविजन को वहां पे डिस्कस करते थे। एंड अनदर थिंग दैट उसी के साथ उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में क्या चल रहा था, डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन रखे गए हैं, उसको भी उन्होंने डिटेल स्टडी किया था, और उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इंक्लूड किया जाए, क्या सिमिलैरिटीज होगी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया। सो ये सारी चीजों को ये लोगों ने 166 सेशन में डिस्कस किया था और डेलिब्रेट किया था। In this constitution there are 295 articles and 8 appendices, and then after amendment का मतलब होता है सुधार, इसमें सुधार होना। तो सुधार होने के बाद उसमें अभी 395 आर्टिकल्स हैं and 9 appendices are there। The constitution was framed, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग हो गया। अब उसका इनेक्टमेंट कब हुआ, मतलब कब से इनेक्ट किया, तो वो डेट आपको ध्यान में रखना है। ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूनैनिमसली पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब सबके वोटिंग के साथ, सबके सपोर्ट के साथ पास हुआ। कौन सी डेट पे? 26 नवंबर 1949 को। और इनेक्ट कब हुआ? जो मैं इनेक्टमेंट की बात करता हूं वो अब है कि इनेक्ट कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, और इसी के साथ इंडिया जो है उसको डिक्लेयर किया गया एज अ रिपब्लिक नेशन। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। भाई पास कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 it has been passed, and 26 January 1950 it came into existence, or you can tell enactment has been done on that moment। and इसी के साथ इंडिया को क्या कहा गया? रिपब्लिक नेशन। Thereafter every year on 26 January we celebrate Republic Day, right, with national favor। In the Indian Constitution we have 4 lions as national emblem,
एंड नेशनल स्लोगन हमारा क्या है? सत्यमेव जयते, दैट मीन्स ट्रूथ ऑलवेज विन्स। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप rights and duties of the people, directive principle of the state policy, that is DPSP, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम DPSP बोलते हैं, यूनियन स्टेट रिलेशन, इलेक्शन एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इतनी चीजें हम आपके सिलेबस में सीखने वाले हैं, 1 by 1 लेक्चर में ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। तो व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, इलेक्शंस, देन DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में कंसिस्ट होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट डिटेल्ड एंड इलेबोरेटेड नेशनल डॉक्यूमेंट। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटेल्ड एंड इलेबोरेटेड डॉक्यूमेंट, then you can mention that constitution of India consists of fundamental rights, fundamental duties, directive principle of the state policies, union state relations, emergency provisions and election। तो ये different सारे parts को वो मतलब include करता है, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट को हम इलेबोरेटेड भी बोलते हैं और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। वन थिंग आई वांट टू मेंशन यू दैट यहाँ पे मैं वन ईच सिंगल वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों पे मैं फोकस कर रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट, आगे जो भी आने वाला है उसको समझने के लिए सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सो मे बी यू गेट बोर्ड ऑफ दिस, ऐसा हो सकता है, बट बेयर विथ मी, ये सारी चीजें आपको बहुत काम में आने वाली है, पूरे सिविक्स में काम में आएगी, 9th स्टैंडर्ड में काम में आएगी, उसके बाद 10th स्टैंडर्ड में भी इसका कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें रेलेवेंस है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी ध्यान में रख रहा हूं आपके लिए कि आप 12th स्टैंडर्ड के बाद ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन के बाद किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ये जो टॉपिक है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। एवरी टाइम पॉलिटी के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो whoever are planning to give exams of GPSC or UPSC or whatever the competitive exam in future, वो लोगों के लिए ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी से जितना आपका बेस स्ट्रांग होगा, अभी से आपका जितना बेसिक स्ट्रांग होगा, उतना आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस इन अ ग्रेट डिटेल, राइट। और मैं यहाँ पे 101 लाइन टू लाइन जा रहा हूँ टेक्स्ट बुक में। व्हाई? बिकॉज आई कैन एक्सप्लेन यू direct summary, I can explain, but I don't want to skip any single word by mistake or by negligence or by ignorance or whatever, right? तो वो चीज मैं नहीं करना चाहता, that is why I will go line by line, so we can discuss each and every topic in a detailed manner, right? तो आपको आज इतना ही करना है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इंपॉर्टेंस और उसकी प्रोसेस क्या थी। In next lecture we will start with preamble.